गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा चल रहा था, उसके 2 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। फर्स्ट पॉइंट हमने कौन सा करा था? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड पॉइंट था हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट के अंदर में हम लोग बेटा डिफरेंट टाइप के टेस्ट पढ़ रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा था, हमने एप्टीट्यूड टेस्ट था हमारा, और इंटरेस्ट टेस्ट था, और एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट था। ठीक है, तो लास्ट हम टेस्ट पे चल रहे थे, तो दैट वन इज ट्रेड टेस्ट। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं कैंडिडेट्स को, जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। रिसेप्शन पर ही उनका एक स्क्रीनिंग को कर लिया जाता है, जिससे मेंटली और फिजिकली हम लोग ये देख लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इस जॉब के लिए आया तो फिजिकली और मेंटली फिट है या फिर नहीं। दूसरी बात, फिर हम उसके डिफरेंट जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम उनके स्टेप्स लेते हैं। तो उसमें टेस्ट हम ट्रेड टेस्ट पर आ गए थे। ट्रेड टेस्ट में उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर किया जाता है। कौन से स्किल्स मेजर की जाती है? एग्जिस्टिंग स्किल। इट मीन्स दैट कि वो जिस काम को करने के लिए आ रहे हैं वो पर्टिकुलर वर्क जो है उस पोस्ट को अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, वो पर्टिकुलर काम उन्हें आता है या नहीं आता है। ठीक, तो इसमें जो टेस्ट है बेटा वो 2 तरीके से लिया जाएगा। इसमें 2 चीजें देखी जाएंगी। एक तो देखिए 3 तरीके की चीजें होती हैं काम करने की। एक तो हो गया थियोरेटिकल, एक हो गया प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। ट्रेड टेस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इनकी क्या चेक की जाएगी? प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी काम करने में। ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले इनकी क्या चेक की जाएगी? प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। और प्रोफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? इनकी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज से। कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कंपनी में हमारे रिज्यूम में उसने लगाया है, वो अप्लाई करना चाहता है, तो उसे उस पर्टिकुलर वर्क की कितनी थियोरेटिकल नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की और कितनी उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो उसको ऑपरेट करना भी जानता है या फिर नहीं जानता। तो ये दोनों ही चीजें हम इसमें क्या करेंगे? फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उससे ओरल क्वेश्चन पुटअप करें, उसके लिए उसका रिटन टेस्ट लें, जो भी हमारा तरीका है। हम इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं। ट्रेड टेस्ट के अंदर में प्रोफिशिएंसी उसकी चेक करने की कोशिश करते हैं। प्रोफिशिएंसी में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी हम जानना चाहते हैं। एक ट्रेड टेस्ट के अंदर ही एक टेस्ट और आता है बेटा, डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी टेस्ट में हम उस पर्टिकुलर पर्सन की वर्क करने की एफिशिएंसी जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? वर्क करने की एफिशिएंसी। जैसे कोई पर्सन अगर हमारी कंपनी में टाइपिस्ट की जॉब के लिए अगर आया है, तो टाइपिस्ट की जॉब में थियोरेटिकल नॉलेज उसे कितनी है? टाइपिंग के वर्ड्स वगैरह की, हिंदी इंग्लिश की। प्रैक्टिकल वो टाइपिंग कर लेता है या नहीं? प्रैक्टिकल का मीन्स क्या है कि वो कर लेता है, उसे आती है टाइपिंग करनी या नहीं। आना और उसमें एफिशिएंट होना, दोनों चीजों में फर्क है। प्रैक्टिकल मीन्स वो कर लेता है, कैन डू और कैन नॉट डू। उसके बाद हम डेक्स्ट्रिटी टेस्ट में उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं कि उसकी फिंगर्स का मूवमेंट कितना ज्यादा है। उसकी फिंगर्स का मूवमेंट हम उसमें जानने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं बेटे जी विषय। चलिए, तो ये हमारा क्या रहा? डेक्स्ट्रिटी टेस्ट रहा। ये ट्रेड टेस्ट के हमारे 2 पार्ट थे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेक्स्ट्रिटी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी के भी 2 पार्ट हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। ये रहा हमारा ट्रेड टेस्ट। चलिए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टेस्ट खत्म होकर जो नेक्स्ट स्टेप हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का स्टार्ट होगा, दैट वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की भी 2 स्टेजेस हैं। पहली प्रिलिमिनरी,
इट मीन्स दैट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और सेकंड फाइनल इंटरव्यू। अच्छा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हमने जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पढ़ा था तो कल मैंने इसमें आपको 2 पॉइंट्स बताए थे इसके, एक तो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और दूसरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है आपका फर्स्ट इंटरव्यू वो आपका रिसेप्शन पर ही हो जाता है, जिस दिन वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट बैठते हैं और वो आपसे सिर्फ आप उनसे जाके ये बताते हैं कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का जो मेन पर्पस होता है सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आपका पहले ही हो चुका होता है स्क्रीनिंग में। अब यहाँ पर इस राउंड में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर कौन सा होता है? फाइनल इंटरव्यू होता है। बेटा एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स, प्रिलिमिनरी और फाइनल। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हमारा पहले ही हो जाता है स्क्रीनिंग के टाइम पर। अब हमें क्या लेना होता है? फाइनल इंटरव्यू लेना होता है। फाइनल इंटरव्यू की भी 2 स्टेजेस हैं। फाइनल इंटरव्यू की भी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज कौन सी है फाइनल इंटरव्यू की? जो इंटरव्यू एचआर मैनेजर लेता है। कौन लेता है इस इंटरव्यू को? एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इस इंटरव्यू को लेता है। और इसका जो दूसरा राउंड होता है, फाइनल का भी दूसरा राउंड, सेकंड राउंड, वो राउंड लेते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। डिपार्टमेंटल मैनेजर जिसके अंडर में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय और कैंडिडेट को काम करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है बेटा, प्रिलिमिनरी और फाइनल इंटरव्यू के बाद जो एचआर मैनेजर है वो तो केवल ये जानने की कोशिश करता है कि जो उसमें ब्लैंक एप्लीकेशन में हमने चीजें लिखी हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंसेस, क्या वो सही है या नहीं। हमारे डॉक्यूमेंट सारे वो चेक करते हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। जो हमने डॉक्यूमेंट्स में अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग हैं हमारे या नहीं है। हमारा जो सारा क्राइटेरिया है उस हिसाब से हम फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, देखिए, जो वो चेक करता है। फर्स्ट स्टेज जो है पर्सन मैनेजर कलेक्ट करता है कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसमें अगर वो सुटेबल लगता है, उसे ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट बहुत सुटेबल है हमारी कंपनी के लिए सब तरीके से, तभी वो उसको फाइनल राउंड के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास सेंड करते हैं। मीन्स अगर हमारे 40 कैंडिडेट्स थे, हमें जो शॉर्ट लिस्टेड किए थे 40 कैंडिडेट्स हमने कॉल किया था 50 में से, 50 कैंडिडेट्स में से हमने 40 को कॉल किया और 40 कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट में हमारे चल रहे हैं। 40 में से मान के चलिए 5 जो कैंडिडेट है हमारे वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में निकल गए। 35 कैंडिडेट हमारे यहाँ तक पहुंचे हैं फर्स्ट स्टेज तक। अब जो सेकंड सिलेक्शन टेस्ट है, सेकंड या 5 यहाँ पे निकल गए, तो 35 कहाँ पहुंचे हैं? सिलेक्शन टेस्ट में पहुंचे हैं। सिलेक्शन टेस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स निकले होंगे हमारे, तो करीब आप ये मान के चलिए 20 कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्शन टेस्ट में निकल चुके हैं। तो अब हमारे कितने बचे? 15 जो कैंडिडेट हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। 20 यहाँ निकल गए हमारे। कितने निकल गए? सिलेक्शन टेस्ट में 20 निकल गए, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ निकल जाते हैं। तो 15 कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू तक पहुंचे, यानी 5 पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट्स का हम क्या ले रहे हैं? इंटरव्यू ले रहे हैं। अब जो 15 कैंडिडेट्स हैं वो इन दोनों के पास जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 15 में से जो सुटेबल, मोस्ट सुटेबल पर्सन होगा उसी को ये आगे क्या करेंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास सेंड करेंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज जिनकी डिग्रीज वगैरह कुछ ऐसी होंगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उनको हम वहीं से क्या कर देंगे? उनको रिमूव कर दिया जाता है वहां से एचआर मैनेजर की तरफ। तो 15 मैनेजर में से इसने क्या किया? 15 में से कितने पहुंचे हैं यहाँ तक? 13। जो 13 कैंडिडेट्स हैं वो एचआर जो हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर है वहां तक गए हैं फाइनली इंटरव्यू के लिए। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर की जरूरत क्या है बेटा कि वो क्यों ले इंटरव्यू? डिपार्टमेंटल मैनेजर की नीड इसलिए है बिकॉज ऑफ इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस काम किसको कराना है? डिपार्टमेंटल मैनेजर को कराना है। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अकॉर्डिंग ये देख ले ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे अकॉर्डिंग काम कर सकता है या नहीं कर सकता, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे अकॉर्डिंग वर्क ही कर लेगा या फिर नहीं कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में हो जाना चाहिए। मीन्स दैट जो कैंडिडेट है वो उसको सबॉर्डिनेट बनेगा इन फ्यूचर, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाना चाहिए? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए,
इसलिए डिपार्टमेंटल मैनेजर से उसकी एक फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर करवा देते हैं। जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, थर्ड स्टेप प्रोसेस का, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, दैट इज अ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। डिपार्टमेंटल मैनेजर का रोल केवल बेटा इतना ही था। अब फिर से किसका रोल आता है फोर्थ पॉइंट में? एचआर मैनेजर का। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। जब हमने ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा होगा तो उसमें कॉलम होता है रेफरेंस का, मीन्स ये जो जॉब है, इस जॉब के बारे में हमें कहाँ से पता लगा, या फिर अगर किसी को मेरे बारे में इंक्वायरी करनी है तो मैं किसका रेफरेंस दूंगी? मैं अपनी पुरानी कंपनी का रेफरेंस दूंगी, मैं अपने फ्रेंड सर्कल का रेफरेंस दे सकती हूँ, मैं अपने जो कलीग्स मेरे साथ वहाँ पर काम करते थे वो मेरे कॉन्टेक्ट में अभी भी, मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर कंपनी में दे सकती हूँ कि आप इनसे इन पर्टिकुलर पर्सन से मेरे बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो एचआर मैनेजर, आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, जिनको हम सिलेक्ट करना होता है, जो इंटरव्यू पास हो जाते हैं, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड चेक कराने की कोशिश करते हैं। उनका पास्ट कैसा था, उनका जो कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो बिहेव कैसे करते हैं अदर पर्सन्स के साथ, उनका जो वर्किंग, उनका जो तरीका है वर्क करने का वो कैसा है। तो ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती हैं। एचआर मैनेजर किसी भी आपके पुराने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को कॉल करके आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं। उनके पास पूरा राइट है आपको अपनी जो पुरानी कंपनी है उसके बारे में तो बताना ही होगा। वहाँ पर आपको उनका रेफरेंस देना होता है कि आप पर्टिकुलर वहाँ से आए हैं, पुराने कॉलेजेस से आए हैं। अगर कोई फ्रेशर पर्सन भी है तो उसकी भी इंक्वायरी की जाती है। उसकी इंक्वायरी फ्रेशर की कहाँ से की जा सकती है? उसके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से की जा सकती है जहाँ से वो पढ़ के आया है, जहाँ उसके सीनियर टीचर्स हैं, उनसे इंक्वायरी की जा सकती है। तो मैं कुल मिला के ये है कि बाद में हमें ऐसा ना लगे कि हमने इस पर्सन की इंक्वायरी नहीं की और ये जो पर्सन है वो हमारी कंपनी के लिए एबल नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं है, इसका करेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है अच्छे अपॉइंटमेंट की? वो एचआर मैनेजर की होती है कि हमें जो है कैपेबल एम्प्लॉय मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करने के बाद का, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन, फिर उस पर्टिकुलर जो जिनके रेफरेंस और बैकग्राउंड हमें सही लगते हैं, सुटेबल लगते हैं, उनका हम सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। सिलेक्शन का जो डिसीजन है वो इन सारी चीज़ों के बेस पर जो फाइनल इंटरव्यूज वगैरह में पास हो जाते हैं, और डिपार्टमेंटल मैनेजर जिसने हमारा फाइनल इंटरव्यू का सेकंड स्टेज लिया था उसको पास कराया था, उससे कंसर्न करके उससे अप्रूवल लेके देन हम क्या करते हैं सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। इससे पहले हम किसी पर्सन को फाइनल सिलेक्ट नहीं करते जब तक कि डिपार्टमेंटल मैनेजर से अप्रूवल ना मिल जाए। आफ्टर डेट जब हमारे पर्सन सिलेक्ट हो जाएंगे, अब यहाँ पर भी हम ऐसा नहीं करते कि बाकी सब को हमने रिमूव कर दिया, 5 वैकेंसीज थी तो हमने 5 पर्सन ही सिलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। 5 पर्सन की वैकेंसीज थी तो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। हमने कितने लिए होंगे? 8 पर्सन यहाँ पर हमने सिलेक्शन डिसीजन में सिलेक्ट किए हैं। तो 8 पर्सन में से अब हमें फाइनली 5 लेने हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अभी प्रोसेस बाकी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 6, मेडिकल एग्जामिनेशन। आजकल बेटा सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है। मेडिकल चेकअप कराना आज के डेट में कंपल्सरी है, ये मान के चलिए। किसी भी हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना पड़ता है। ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी कंपनी में वर्क करते हुए किसी एम्प्लॉय की साथ कोई इंजरी हो जाए या फिर मिसहैपनिंग हो जाए तो कंपनी में वर्क करते हुए तो कंपनी को पे करना पड़ता है। किसी भी एम्प्लॉय की डिसीज पर, बीमारी पर कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। किसी पर्सन को किसी भी ऐसी इंजरी या फिर कोई ऐसी इंफेक्शन वाली बीमारी ना हो जिससे अदर पर्सन भी हमारे अफेक्टेड हो। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से
कंपनी को क्या कराना पड़ता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। वी हैव टू डू दिस स्टेप। अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराते हैं तो किसी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन भाई हार्ट अटैक है या किसी को ब्लड कैंसर है, कोई ऐसा पर्सन हमारी कंपनी में आ जाए और 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद उसको हमें बहुत हाई कंपनसेशन पे करना पड़े, तो उससे कंपनी अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, मेडिकल एग्जामिनेशन वाला स्टेप कराती है। जो पर्सन फिट होते हैं फिजिकली मेंटली हर तरीके से, उन्हीं को अपॉइंटमेंट मिलता है। तो जो 8 पर्सन है उसमें से जो फुल्ली मेडिकली एग्जामिनेशन के बाद फिट होंगे उन्हीं को आगे वो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर में वो आगे तभी जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जॉब ऑफर का है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे उनको जॉब ऑफर की जाएगी, यानी कि वो फाइनल पर्सन हमारे क्या है, सिलेक्टेड है। उनको फाइनली हमने क्या कर लिया है, अपनी कंपनी में सिलेक्ट कर लिया है। अब हम उनको जॉब ऑफर करेंगे। जॉब ऑफर का मीन्स ये है कि हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करते हैं। हमने अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया और अपॉइंटमेंट लेटर में हम अपनी सैलरी भी लिख कर देंगे कि हमारी ये सैलरी है, इतनी सैलरी पे हम आपको अपॉइंट करेंगे। अब उस कैंडिडेट की मर्जी है कि वो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करे या ना करे। कैंडिडेट चाहे तो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को मना भी कर सकता है कि सर मैं इतने पे स्केल पर इस टर्म्स एंड कंडीशन में आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, या इंटरव्यू के प्रोसीजर में, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में उसे कोई बात या हमारी कंपनी की कोई पॉलिसी, कोई रूल्स रेगुलेशन, वहाँ का कुछ सिस्टम अच्छा ना लगा हो तो वो हमारी कंपनी में आने से मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को वो एक्सेप्ट ना करें, उनके पास ही पूरी चॉइस है। लेकिन अगर वो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को अप्रूवल दे देते हैं और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन दैट केस वो हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय बन जाते हैं। जॉब ऑफर के बाद हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो हमारी कंपनी के परमानेंट क्या बन चुके हैं, एम्प्लॉय बन चुके हैं। फिर उनके साथ लास्ट स्टेप होगा कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया जाता है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है। एक अटेस्टेड फॉर्म उनसे फिल कराया जाता है। अटेस्टेड फॉर्म में वो अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हैं और उसको खुद साइन करते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन कोई गलत पाई जाती है, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गलत होती है, तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अटेस्टेड का मीन्स क्या होता है कि वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद उस पर गारंटी दे रहे हैं कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में फिल की है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है, या मैंने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया अपने बारे में। जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की है वो सेल्फ अटेस्टेड में कि मैं उस पर खुद साइन कर रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तो एक ऐसा सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म उनसे फिल कराया जाता है। एंड इन लास्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती है, जैसे जॉब टाइटल, आप किस पोस्ट पे आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जॉब का जो आपका टाइम है वो कितने बजे से कितने बजे तक का है, आपका सैलरी, कंपनसेशन, इंसेंटिव, जो भी उसका तरीका है वो सब उसमें लिखा जाएगा। एक इसमें और चीज़ लिखी जाती है, टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। टर्मिनेशन मीन्स अगर कंपनी आपको अपनी तरफ से निकाल रही है या फिर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसीजर उसमें लिखा होगा, आपको वो पढ़ के साइन करने होते हैं। लीव का क्या प्रोसीजर है, अगर आप कंपनी से आपको किसी दिन की छुट्टी चाहिए, अर्जेंट वर्क है घर पे या फैमिली फंक्शन है, कोई आपको वहाँ जाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी उसमें लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फिक्स होती हैं। दोनों सहमत होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बन जाते हैं। इस तरीके से इतने लंबे प्रोसीजर के बाद फाइनली किसी कंपनी में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है। जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो इसके बाद जो हमारा बेटा स्टाफिंग के प्रोसेस का नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वाले एलिमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे कल ही पढ़ेंगे हम। ट्रेनिंग वाला चैप्टर जो है हमारा उसको हम कल ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।